हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या डी ब्रोगली का ये क्या हाइपोथेसिस है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। और यह भी डिस्कस करेंगे कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है फॉर एटॉमिक गैसेस तो हम उसको किस तरह मालूम कर सकते हैं। एटॉमिक गैसेस के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर को कंप्लीटली डेरिवेशनल बनाएं, कॉन्सेप्चुअल बनाएं, इसमें एक मैथमेटिक्स यूज करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे इस लेक्चर को परफॉर्म कर पाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? सॉरी। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है नेचर इज सिमेट्री। नेचर के पास क्या है? सिमेट्री है। तो जब नेचर के पास सिमेट्री होती है तो हम कहते हैं कि जो मैटर है हमारे पास ये वेव तौर भी बिहेव कर सकता है और ये मैटर हमारे पास बिहेव कर सकता है एज अ पार्टिकल तौर। ये दो नेचर्स इसमें अवेलेबल होंगी। जब हम कहते हैं कि नेचर इज सिमेट्री, नेचर के पास सिमेट्री है, तो ये मैटर बिहेव करता है एज अ पार्टिकल और ये बिहेव करता है एज अ वेव भी। तो ऐसे फिनोमेना है जिनके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि मैटर कब बिहेव करेगा पार्टिकल तौर पर और कब बिहेव करेगा वेव तौर पर। जब हम बात करते हैं इसकी वेव नेचर की, तो वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले जो प्रोसेस है हमारे पास, एक है डिस्पर्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, या हमारे पास डायफ्रेक्शन है। और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे जो सपोर्ट करते हैं लाइट की या मैटर की वेव नेचर को। ओके, और कुछ ऐसे फिनोमेना भी जो सपोर्ट करते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को। जस्ट लाइक हमारे पास हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हो गया हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट, तो ये हमारे पास हो गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो ये फिनोमेना सपोर्ट करते हैं पार्टिकल नेचर को। इट मींस जो मैटर है वो वेव तौर भी बिहेव कर सकता है और ये बिहेव कर सकता है एज अ पार्टिकल तौर भी। तो यहाँ पर सेम इशू होता है फोटॉन के लिए। तो फोटॉन जो है वो पार्टिकल तौर भी बिहेव करता है, वो फोटॉन वेव तौर पर बिहेव करता है। कब पता चलेगा ये बिहेव करता है एज अ वेव, कब पता चलेगा ये बिहेव करता है एज अ पार्टिकल? जब ये किसी चीज से इंटरेक्शन में आएगा। बाय इट्स इंटरेक्शन वी कैन इट्स डिटरमाइन बिहेवियर। उसका बिहेवियर हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब ये किसी मेटल के साथ, किसी चीज के साथ इंटरेक्शन में आएगा। तो जब इंटरेक्शन में आए किसी मेटल के साथ, किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्शन में आए और वो परफॉर्म करे डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रेक्शन, ये फिनोमेना परफॉर्म करे, तो हम कहेंगे इस लाइट, इस फोटॉन के पास जो नेचर अवेलेबल है वो कौन सी नेचर है? वो वेव नेचर है। अगर ये सेम फोटॉन किसी मेटल के साथ इंटरेक्शन में आए और ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन इट परफॉर्म, इट शोस behavior according to photoelectric effect, according to Compton effect, that's behavior will be actually particle। उसका behavior क्या होगा? पार्टिकल। तो हम उसके behavior के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके पास वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। और उसका जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन तब कर सकते हैं जब ये किसी चीज के साथ इंटरेक्शन में आएगा। ओके, तो ये है एक्चुअली सिमेट्री, नेचर इज सिमेट्री। और दूसरी पॉइंट जो डी ब्रोगली ने बताई, डी ब्रोगली कहता है एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। हर मूविंग पार्टिकल के पास एक क्या होती है? वेव नेचर होती है। तो ये बातें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है? लाजमी नहीं कि मैं बोर्ड पर मेहंदी लगा लूं, तो आप ये बातें नोट कर लें। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। हर मूविंग पार्टिकल के पास क्या होती है? वेव नेचर होती है। आइदर दैट इज स्मॉल, आइदर दैट इज लार्ज। आइदर वो मास स्मॉल है या मास लार्ज है, दोनों मासेस के पास अगर वो मूविंग है तो उसके पास क्या होगी? वेव नेचर होगी। सपोज करिए मार्कर है, ये मूविंग है, तो इसके पास वेव नेचर भी है और इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर हम डिटरमाइन करेंगे बाय इट्स वेवलेंथ, एंड जो पार्टिकल नेचर है इसकी हम डिटरमाइन करेंगे बाय इट्स मोमेंटम। ओके, तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ। तो आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है कि कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ठीक है? इसका मास है 50 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड है।
तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि डी ब्रोगली ने तो बताया एवरी मूविंग पार्टिकल इज अ वेव। हर मूविंग पार्टिकल, सपोज करें मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास भी वेव नेचर है। क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रही है कि यहाँ से वेव निकल रही है? नहीं। व्हाई? वी टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। ये चीज समझनी है कि ये भी मूविंग पार्टिकल है मगर इसकी वेव हमें क्यों नहीं दिखाई देती, इस चीज को समझना है। वेव है इसके पास मगर दैट इज नॉट अवर अंडर ऑब्जर्वेशन, वो हमारा ऑब्जर्वेशन का अंडर नहीं है। ओके तो डी ब्रोगली ने फार्मूला बताया वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में p। जो वेवलेंथ है ये शो करता है इसकी वेव नेचर को, और जो मोमेंटम है ये शो करता है लाइट की पार्टिकल नेचर को। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं h अपॉन में मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है ये शो करती है मोमेंटम को। ओके तो जो हमारे पास वेवलेंथ हो गई वो हो गई h अपॉन में m इंटू v। अब हम डिटरमाइन करते हैं इसकी वेवलेंथ। हमारे पास ये मास गिवन है और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है 6.63 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड अपॉन मास की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 गिवन है एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू नियर अबाउट 20। here you will get 6.63 into 10⁻⁻34 डिवाइड। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। 2 5 10, ये जीरो सेम रखा, 2 5 10 और ये 1000। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6.63 into 10⁻⁻34 10⁻4 रख सकते हैं। अच्छा जब ये पावर ऊपर आएगा ये -34 इंटू ये हो जाएगा -4, सॉरी ये 1000 है ना तो 3 हो जाएगा 10⁻3। ओके ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेव ऑब्जर्वेशन में आएगी वो क्या आएगी 10⁻⁻37 मीटर। वेवलेंथ क्या है हमारे पास ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻37 है। तो हमारे पास अगर मास है 50 केजी, अगर मास है हमारे पास 50 केजी तो उसकी जो वेवलेंथ आती है वो ऑर्डर में आती है 10⁻⁻37 में। दैट इज वेरी टू मच स्मॉल। हमने मास लिया 50 केजी, 50 केजी इज वेरी लार्ज मास, ये एक लार्ज मास है, ठीक है। तो उसकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो वेरी वेरी स्मॉल आया है। तो वेरी स्मॉल मास को हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर 20 केजी मास है, 20 केजी मास से मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 50 केजी मास है वो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 10⁻⁻37 मीटर। तो ये वेरी स्मॉल वैल्यू है तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। मगर वेवलेंथ तो है ना, इट मीन दैट इज क्लियर दैट एवरी मूविंग पार्टिकल इज अ वेव, आइदर दैट इज लार्ज मास आइदर दैट इज स्मॉल मास। ओके अब हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। सेम एग्जांपल दिया गया है, अगर कोई स्मॉल पार्टिकल मूव करे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी रफ्तार भी मेंशन है बुक में, वो है 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इस रफ्तार के साथ ही इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? You know very well that h upon mv momentum, so wavelength is equal to h। h का वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो है 6.63 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड अपॉन में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है? वो बराबर होता है 9.11 into 10⁻⁻37 kg, 37 kg into v। v क्या है इसकी v है 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इसके v का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? वो है 10⁻7। तो कीप इन माइंड, सो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो होगा नियर अबाउट 0.72 into 10⁻⁻10 मीटर, माइनस में 10 मीटर, which is equal to near about 1 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नियर अबाउट ये आंसर आएगा। ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये -37 और ये +10। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा।
आप इसको सिंपलीफाई करें मैथमेटिकली, ये वेवलेंथ है, आप इसको सेम रखें 6.63 डिवाइड 9.11, ओके, इनटू 10⁻⁻34, ये सेम रखा, ये -37 और ये प्लस है, यू विल गेट -30, विल बी पावर माइनस में 30, पावर क्या होगा -30 बचेगा, तो 6.63 डिवाइड 9.11 यू विल गेट इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा +30, ये माइनस का 30 है, जब ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा +30 हो जाएगा, ओके। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो यू विल गेट वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.63 डिवाइड 9.11, और जरा मोबाइल लें एक मिनट, इसको कैलकुलेट कर लें, ओके। सो see this 6.63 divide 9.11, you will get 0.727, you will get 0.727 into 10⁻⁻34 plus 30, you will get -4 मीटर, ओके। सो अगर हमारे पास स्मॉल मास है तो स्मॉल मास होने की वजह से हम इतनी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ आती है वो नियर अबाउट आती है एट स्पीड ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकंड, वो होती है 10⁻⁻4 मीटर, ये इसकी वेवलेंथ है। अच्छा ये चीज देख लें, मैंने वैल्यू डायरेक्ट रखा, पहले जो मैंने डायरेक्ट रखा वो बुक में गिवन था, मगर वो वैल्यू गलत है, ठीक है, आप इसको प्रॉपर्ली मेंशन करवा दूं, यहाँ पर गिवन है वैल्यू 0.72 into 10⁻⁻10 मीटर, 0.72 into 10⁻⁻10 मीटर, तो ये चीज गलत लिखी हुई है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, नियर अबाउट 10⁻⁻4 मीटर है, ओके। तो हम इस स्मॉल वेवलेंथ को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इस स्मॉल वेवलेंथ को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर लार्ज मास होगा तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास इस साइड में 10⁻⁻37 मीटर है, तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ को डिटरमाइन करना हमारे लिए टफ है, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते। अगर ये स्मॉल पार्टिकल है वो भी मूविंग है, चाहे सेम रफ्तार हो या थोड़ा सा फर्क हो, तो उसकी वेवलेंथ को हम इजीली डिटरमाइन कर पाते हैं। तो दिस वेवलेंथ कैन बी ऑब्जर्व्ड, इस वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। तो ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ क्या है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बाय द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, ओके, ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेते हैं अभी। तो आपको ये बातें माइंड होनी चाहिए कि अगर हमारे पास लार्ज मास था नियर अबाउट 50 केजी, अगर मास था हमारे पास 50 केजी, तो उसकी जो वेवलेंथ हमारे पास आई थी वो आई थी एट ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7, एट ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻37 मीटर, ये आई। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन मींस वेरी स्मॉल मास, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 into 10⁻⁻37 kg, तो इसकी जो वेवलेंथ हमारे पास आई थी वो आई थी नियर अबाउट 0.72 into 10⁻⁻4 मीटर, ओके। यहाँ पर जो स्पीड गिवन थी वो गिवन थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, वो थी 20 मीटर पर सेकंड, मगर यहाँ पर जो रफ्तार गिवन थी स्पीड थी वो थी 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो ये -4 मीटर में ये -37 इज टू मच लेस, ये वेरी वेरी शॉर्ट वैल्यू है, तो इसको ऑब्जर्व करना दैट इज टू मच डिफिकल्ट, इसको हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, मगर 10⁻⁻4 दैट कैन बी ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, इसको हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके।
तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। आपने ये चीज पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। अच्छा, ये फार्मूला आपको माइंड होना चाहिए, h अपान में mv। ओके, यहाँ p लिख लिया, mv मोमेंटम है। तो आपने ये चीज पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और जो मोमेंटम में बराबर है mv। इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इक्वेशन सेकंड कह दें। यहाँ इधर से v का वैल्यू निकालें तो v will becomes equal to p by m। रेशियो ऑफ मोमेंटम टू मास दैट इज इक्वल टू एक्चुअली स्पीड। जो मोमेंटम और मास का रेशियो है वो किसके इक्वल है? ये इक्वल है स्पीड के। तो आप इस स्पीड के वैल्यू को इधर प्लेस कर लें। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 m। v का वैल्यू क्या है हमारे पास? मोमेंटम बाय m, यहाँ पर होल स्क्वायर है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m मोमेंटम स्क्वायर अपान में m स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। तो ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपान में 2m। अगर आप मोमेंटम का वैल्यू मालूम करना चाहें तो यू विल गेट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से स्क्वायर खत्म करके यहाँ नहीं और एडिशन। तो आप इस मोमेंटम के वैल्यू को इधर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है इसका वो क्या है? p। तो p का वैल्यू हमारे पास क्या है? p का हमारे पास वैल्यू गिवन है रेडिकल 2m काइनेटिक एनर्जी, रेडिकल 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला आ चुका है। सो कीप इन माइंड देयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज क्या और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मास। इसका जो मास के साथ रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसका जो मास के साथ रिलेशन है वो क्या है? वो इनवर्स है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक पार्टिकल है प्रोटॉन, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। ये तीन पार्टिकल अवेलेबल है। एक हमारे पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? या मैं ऐसे कह दूं, इनको आप अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इन सबको आप अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के ऑर्डर के हिसाब से आप इसको अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करें। तो आप देखें इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका है? यू नो वेरी वेल दैट अल्फा पार्टिकल हैज लार्जर मास। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? लार्जर है। ओके, इसका मास होता है एटॉमिक, ये हीलियम न्यूक्लियर के बराबर होता है 24 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। इसका मास 4 है। इलेक्ट्रॉन का वेरी स्मॉल है, प्रोटॉन का भी स्मॉल है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो मास है इन तीनों में फर्स्ट पर ये है, फिर हमारे पास प्रोटॉन का मास ज्यादा है, देन आफ्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है। तो फर्स्ट पर जिसका मास ज्यादा है वो कौन सा पार्टिकल है? वो है अल्फा पार्टिकल। फिर कौन सा है? प्रोटॉन है। फिर हमारे पास क्या? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा अगर जितना मास ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उसकी जो वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन में होगी वो हमारे पास कम होगी। वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या होगी? वो कम होगी, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वेरी स्मॉल आएगी। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस से आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ होगी? जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है? वो है इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हिच, किससे ज्यादा है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? वो है प्रोटॉन, प्रोटॉन से वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, फिर हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे क्या है? कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे हमारे पास अल्फा पार्टिकल हो। ओके, इनमें से सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा की। क्योंकि थ्रू दिस फार्मूला वी कैन रिकॉग्नाइज दैट
वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मास। जितना मास ज्यादा उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ये हमने एग्जांपल भी किया इसके मुताबिक। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम एक और बात कर लें, इसको थोड़ा ज़्यादा लिख लें ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब हमारे पास से काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करें, कीप इन माइंड, अगर मैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करूं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ उसकी डिक्रीज होती है। उसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। किस तरह, आप इस फार्मूले को लेकर आए, इस फार्मूले को लें, ये फार्मूला गिवन है हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल h अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी इसकी हम जो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतनी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का और जो वेवलेंथ का रिलेशन है आपस में वो क्या है, इनवर्स है। अब देखें यहाँ पर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये लिख लिया है। अब देखें तो हमारे पास ये कंडीशन है, इस फॉर्मूले में हमने ये चीज नोट की, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ मास के साथ। सेम वे से जो वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के साथ। ओके, तो जितनी हम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा देंगे इट मींस वी आर गोइंग टू डू लार्ज वर्क। अगर हम जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं फील्ड अगेंस्ट वर्क करने दौरान, जब हम फील्ड के किसी फील्ड अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि हमने वर्क ज्यादा किया, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो एक्चुअली ये चीज यहाँ पर हुई कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स पोटेंशियल। ओके, इसके बराबर है। तो आप इस काइनेटिक एनर्जी जगह पर ये प्लेस कर सकते हैं h अपॉन में रेडिकल 2m इनटू ab। तो हमारे पास एक ये फार्मूला है वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के टर्म्स में हमारे पास ये फार्मूला भी इसका अवेलेबल है। जस्ट वन मिनट। ओके, तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकल वे से लेते हैं, थोड़ी सी डेरिवेशन को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं इस डेरिवेशन को। आप इसको देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है mv स्क्वायर, बल्कि v मैक्स लेते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस वेलोसिटी को मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं कि v max इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 यहाँ डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, m यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, यहाँ से स्क्वायर खत्म करके यहाँ पर क्या देंगे, रेडिकल देंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी का ये वैल्यू भी आ गया। ठीक है, तो हम इसको एक फार्मूला में प्लेस करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू v। तो इस v की जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, जस्ट वी कैन प्लेस इट प्रॉपर्ली। हम इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो जो v है, v का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो मिला ये रेडिकल 2ev अपॉन में m। तो एक मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, उसमें इनको ev को रिप्लेस किया है बाय काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और ये तो दोनों बराबर हैं। तो नोट्स में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी को कैसे शो किया है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम ke से भी शो करते हैं, ये बराबर इसके साथ। तो वहां पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि h अपॉन में m इनटू रेडिकल 2k अपॉन में m। ओके, so this is also wavelength. We can also determine wavelength by this way. तो उसको फर्दर इसने सिंपलीफाई किया है, तो इधर मैं भी सिंपलीफाई कर लेता हूँ इसको।
इसको इधर लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपान में m इनटू रेडिकल 2k अपान में m। अच्छा, इस m को हम इस तरह लिख सकते हैं, रेडिकल m इनटू रेडिकल m। यस, वी कैन राइट इट क्लियरली। यस, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ है that will becomes equal h upon radical m into radical m into 2k रेडिकल m। हमने इसको रेडिकल अलग दे दिया, इस m को रेडिकल अलग दे दिया, रेडिकल 2 काइनेटिक एनर्जी, रेडिकल m से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? हमारे पास जो वेवलेंथ आई है वो आई h अपॉन में रेडिकल m इनटू रेडिकल 2k काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको एक ही साथ लिख सकते हैं, h अपॉन में रेडिकल नजर आता है? ओके, आता है, ठीक है। तो रेडिकल h अपॉन रेडिकल 2m के या 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार लिख लें तो लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका एक्सीलरेटेड पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, जो एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है उसके साथ क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो हमने इसको इस तरह लिखा कुछ। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको रिमूव कर लें। ओके, इनको रिमूव कर लेते हैं। ये नोट कर लें, ये बातें भी नोट कर लें कि एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ठीक है। कि जितना हमारे पास मास ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ हमारे पास कम होगी। जस्ट लाइक अगर मैं मूव करूं और पार्टिकल मूव करें तो मेरी वेवलेंथ वेरी स्लो होगी, वेरी लो होगी वेवलेंथ का वैल्यू, और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमारे पास ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ओके, इसको रिमूव कर लो। इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ की पॉइंट्स को मैं मेंशन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए जो मैंने पहले पढ़ाई कि जो वेवलेंथ है दैट इज एक्चुअली inversely proportional to root of mass and wavelength is inversely proportional to root of kinetic energy। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को बराबर किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल के साथ बराबर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, जब भी हम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, तो इन दैट केस वेवलेंथ विल बी आल्सो डिक्रीज। वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक रिलेशन ये आपको मालूम होना चाहिए और दूसरा रिलेशन आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो वेवलेंथ का रिलेशन है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के साथ वो क्या है? इनवर्स है। क्योंकि जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है इसका रिलेशन डायरेक्ट है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। इनका रिलेशन आपस में क्या डायरेक्ट है। दैट्स व्हाई वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। जितनी हम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे उतनी हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तीन रिलेशन आपको माइंड होने चाहिए। तो ये रिलेशन भी आपको माइंड होना चाहिए, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे बुक में जो गिवन है फार्मूला फॉर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, वो गिवन ये है कि जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट। तो हमने ये वेवलेंथ का फार्मूला लिखा, ये हमने प्रूफ कर लिया है। और दूसरा ये फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले को लेकर आए। ये फार्मूला है हमारे पास h अपॉन में रेडिकल 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी लिखे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे। मैंने ये बात आपको इधर इधर प्रॉपर्ली मेंशन कर ली। यहाँ पर k शो करती है काइनेटिक एनर्जी को लिखे हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोथ आर सेम। ओके, तो जो बुक में हम वही लिखते हैं, ये वेवलेंथ है। ओके, इसकी शॉर्टकट क्या है? इसको हम शॉर्टकट वैसे किस तरह मालूम कर सकते हैं? अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको हम एक्सीलरेट कराते हैं थ्रू
600 वोल्ट, 600 वोल्टेज से हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? What will be wavelength of electron when this is accelerated with voltage of 600 volt? Then what will be its wavelength? इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? तुम क्या मास प्लेस करें, इलेक्ट्रॉन प्लेस करें, इसकी चार्ज प्लेस करें, फिर वोल्टेज का वैल्यू प्लेस करें, then after we will get. Yes, by this way we can also solve it. But there is also short way through which we can easily solve it. एक शॉर्ट वे भी है जिसके थ्रू हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। वो शॉर्ट वे क्या है, शॉर्ट फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि जो वेवलेंथ है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 150 डिवाइड v। इस फार्मूला के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर याद रहे ये हमारे पास जो जवाब आ गया वो आएगा एंगस्ट्रॉन में। वो क्या आएगा? एंगस्ट्रॉन में। इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं इस फार्मूला को इस तरह। जो 150 का रेडिकल होगा वो क्या आएगा? वो आएगा 12 पॉइंट समथिंग। ओके 1 मिनट, हाँ 12.27। जो रेडिकल 50 है ये बराबर है 12.27, तो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं 12.27 रेडिकल v। ये वोल्टेज है, ये भी हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉन में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है with potential of 600 volt, then what will be its de Broglie wavelength? इसकी de Broglie wavelength क्या होगी? तो आप इसको इजीली डिटरमाइन कर पाते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक ये फार्मूला, और आपके बुक में एक दूसरा फार्मूला भी गिवन है जो हमारे पास बुक है, जस्ट 1 मिनट में आपको दिखा दूं। ये हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का बुक है, इसमें भी गिवन है। जो हमारे पास ऑल फिजिक्स का बुक है उसमें भी गिवन है ये चीजें, जो नोट्स अवेलेबल है उनमें भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेमी फार्मूला है कि वेवलेंथ अगर हम नैनोमीटर्स में शो करवाना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला ये उसके लिए कि उसको हम लिखेंगे 1.227 बाय रेडिकल v नैनोमीटर। इस फार्मूला के थ्रू भी हम उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। इस फार्मूला के थ्रू वी कैन आल्सो इजीली डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ। मैंने कहा कि हमारे पास जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या है? हमारे पास 600 वोल्ट, तो 600 यहाँ प्लेस करें, यहाँ भी प्लेस करें, इनका और इनका तो आंसर सेम ही आएगा। जस्ट मैंने इसको सिंपलीफाई करके रखा है। 150 का रेडिकल लिया है वो है 12.27, और रेडिकल v यहाँ दोनों सेम है। तो इस केस में आप इसकी वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। ये जो वेवलेंथ आएगी हमारे पास वो आएगी एंगस्ट्रॉन में। अगर आप इसकी वेवलेंथ मालूम करना चाहें इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, यू कैन आल्सो डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ बाय इट्स नैनोमीटर। नैनोमीटर के थ्रू आप इसकी वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, वो 600। तो यहाँ पर आप 600 को प्लेस करें तो यू कैन इजीली गेट its wavelength in a nanometer as well as you can achieve its wavelength in a एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में अचीव कर सकते हैं और नैनोमीटर्स में भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। हमारे बुक में ये चीज गिवन है, जो जिन बोर्ड है उसमें ये चीज गिवन है। बकाया जो इंडियन बुक्स है यहाँ बकाया मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, और में ये डिफरेंट फॉर्मूलाज अवेलेबल है। ओके, तो इनके थ्रू हम मास प्लेस करें, फिर उसकी चार्ज प्लेस करें, फिर वोल्टेज प्लेस करें, फिर प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू प्लेस करें, तो उसके बाद हमें वेवलेंथ मिलेगी। तो ये सिंपल नहीं होगा कि हम इनको डायरेक्टली इन फार्मूलाज में पुट करें शॉर्ट पे में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने वैल्यू को रखें फिर उनकी कैलकुलेशन लें, देन आफ्टर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो ये टफ हो जाएगा। तो याद रहे शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, इनके थ्रू हम इनकी वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये फार्मूला मैंने प्रॉब्लम दिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है विद वोल्टेज ऑफ 600 उसके पास वोल्टेज अवेलेबल है, देन व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। दूसरी जो लास्ट वन केस है वो है व्हाट विल बी डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द गैसेस। जो गैसेस हैं उनके लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका वैल्यू हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं फॉर द गैसेस, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3। अगर हमारे पास डायएटॉमिक है तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5। अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस है तो उसकी सम बुक्स लिखते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी, सम लिखते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम
7 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम वी कैन आल्सो क्रिएट its formula properly. Okay, so that's formula. उस फार्मूला को हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। क्लियर है ये बातें? अच्छा, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इन बातों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, इनको मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर कुछ नई डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला था। फर्स्टली आप इस फार्मूले को नोट कर लें। जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में रेडिकल 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये फार्मूला नोट कर लें कि जो वेवलेंथ है इसका जो रिलेशन है मास के साथ क्या है, इनवर्स है, और इसका जो एनर्जी के साथ रिलेशन है वो भी क्या है, इनवर्स है। और जो हमारे पास जो एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है, जो हमारे पास एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है उसके साथ रिलेशन क्या है, वेवलेंथ का इनवर्स है। और ये भी आप पॉइंट नोट कर लें, जो पोटेंशियल है और जो काइनेटिक एनर्जी है इनका रिलेशन क्या है आपस में, डायरेक्ट है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में होने चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इनको रिमूव कर देते हैं। तो अब हम कहते हैं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैसेस। डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा गैसेस के लिए। ठीक है, तो बात है डी ब्रोगली की, एवरी मूविंग पार्टिकल इज द वेव नेचर। हर मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर है, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, और से जो भी हो, हर मूविंग पार्टिकल के पास क्या होती है, वेव नेचर होती है। तो गैस भी मूव कर सकती है, वो तो होती है मोशन में, उसके पास तो रेस्ट का टाइम ही नहीं है। उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो वो हमेशा होती मोशन में। तो हम इस काइनेटिक एनर्जी के मदद के थ्रू ही हम उसकी वेवलेंथ प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर पाते हैं। तो याद रहिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर गैसेस, वो होती है F/2 kT। F/2 kT, ये जनरल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, F/2 kT। दिस इज जनरल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कीप इन माइंड दिस इज डिग्री, F शो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है और हमारे पास डाई है या पॉली है, तो वैल्यू ऑफ F विल बी अकॉर्डिंग टू दैट गैस। अगर मोनो है, डाई है या पॉली है, उसके मुताबिक हम इसका वैल्यू प्लेस करेंगे। यहाँ पॉली है, तो हमारे पास जो मोनो होती है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3। अगर डाई हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, वो होगा 5। तो पॉली के लिए सम बुक्स लिखते हैं 6 होता है, यहाँ 7। ठीक है, तो ये है इसका। तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं मोनोएटॉमिक गैस को, फोकस करते हैं हम यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस को फोकस करते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू व्हाट, दिस विल बिकम इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 kT, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर मोनोएटॉमिक गैस दैट इज एक्चुअली 3, वो 3 है। तो आपके पास ये फार्मूला गिवन है, फार्मूला किधर गया, अच्छा ये फार्मूला गिवन है, आप इसको ले। वेवलेंथ है हमारे पास h अपॉन में रेडिकल 2m into ev। ev एक्चुअली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको लिख लें काइनेटिक एनर्जी। So now you know very well that the value of kinetic energy for monatomic gas is actually 3/2 kT। 3/2 kT। ये यहाँ पर जो k है, इधर जो लिखते हैं k, that is actually kinetic energy। ये जो k है that is actually Boltzmann constant, ये Boltzmann constant है। ठीक है, तो h अपॉन में रेडिकल 2m into काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, that is actually equal to 3/2 kT। 3/2 kT, 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग जो बचा हमारे पास वो क्या है, h अपॉन में रेडिकल 2m, 2 तो कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या बचा 3m kT। 3m kT। तो इसके थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू हम इनकी जो वेवलेंथ है वो डिटरमाइन कर पाते हैं। इस फार्मूला के थ्रू हम इनकी जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो जब हमारे पास मास होगा, कीप इन माइंड दिस मास मस्ट बी इन केजी। ये मास किस में होगा, किलोग्राम में होगा, केजी में होगा, नॉट इन एमयू। ये किस में होगा, केजी में होगा। और के हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस टी इज टेम्परेचर।
ओके, इसका भी शॉर्टकट फार्मूला है। जिस तरह हमने इनका शॉर्टकट फार्मूला लिया फॉर एंजिस्टन एज वेल एज फॉर नैनोमीटर, तो इनका भी एक शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, हम उनकी वेवलेंथ किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं बाय 25.26 डिवाइड रेडिकल m into रेडिकल t। तवज्जो, ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। फार्मूले का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 25.26 डिवाइड बाय रेडिकल m into रेडिकल t। ये रेडिकल m क्या है, इसका मोलर मास है। किसी भी गैस का मोलर मास लें और इसका टेम्परेचर लें और उसको साले करें बाय 25.26, इनसे डिवाइड करें तो आप उसकी इजीली वेवलेंथ को अचीव कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड जो हमारे पास डी ब्रोगली है वो सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को फोकस करता है, नॉट ओनली वेव, नॉट ओनली लिक्विड, नॉट ओनली सॉलिड, ये हर एक को फोकस करता है। अगर हमारे पास गैस है तो गैस के लिए भी हमने एक फार्मूला निकाल दिया है, तो इसके थ्रू हम गैस की भी वेवलेंथ की डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मोनो है, पॉली है, डाई, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम वी विल सेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर मोनोएटॉमिक है तो ये 3/2 kT, अगर हमारे पास डाई होगी तो 5/2 kT, अगर हमारे पास पॉली होगी तो 6/2 kT या 7/2 kT, जो भी वैल्यू ले लें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिटरमाइन वेवलेंथ, उसके मुताबिक हम उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक शॉर्ट सा प्रॉब्लम कर लें, देन आफ्टर वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर को हम एंड कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लें। प्रॉब्लम क्या है, हम कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला में, इस सेक्शन में इसको सेट कर लें। ठीक है, प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ हीलियम एट 27। मैं लिखता हूं, हमारे पास क्या है, एक है हीलियम, वेवलेंथ ऑफ हीलियम, वो मालूम करनी है। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। वो क्या है हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस है। और जो वेवलेंथ है नाइट्रोजन की वो मालूम करनी है एट टेम्परेचर ऑफ, इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। हमारे पास टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो है 27, सॉरी वो है 127, उसका जो वैल्यू है वो है 127। अब हमें इनकी वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो सिंपल है, वेवलेंथ ऑफ हीलियम बाय वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल है, ये बराबर है 25.26 रेडिकल m इंटू रेडिकल t। तो आपके पास इनका मोलर मास गिवन है, जो हीलियम है उसका मोलर मास क्या है, वो है 4, उसका क्या है, वो है 4। और जो नाइट्रोजन है उसका क्या है हमारे पास, उसका है 28, एक का होता है 14, दो का होगा 28, इसका मोलर मास क्या है, वो है 28, इसका है 4। इसको प्लेस करें, इसका जो मोलर मास है दैट इज एक्चुअली क्या है, हीलियम, हीलियम का क्या है हमारे पास, वो है 4। और जो इसका टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास, 27। अब इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 300 केल्विन। सो कीप इन माइंड टेम्परेचर मस्ट बी इन अ केल्विन, टेम्परेचर को हम लेंगे केल्विन में। ओके 300, और हमारे पास क्या है, डिवाइड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन, क्या है हमारे पास नाइट्रोजन N2, तो सेम 25.26 डिवाइड रेडिकल, इसका मास क्या है 28, और इसका जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली हमारे पास वो है 400
कैलोरी। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है, ये 400 कैलोरी। आप इसको सिंप्लीफाई करें, वेवलेंथ ऑफ हीलियम अपॉन में वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन 25.26 रेडिकल 4 इंटू, या अलग अलग दे रेडिकल 4 इंटू रेडिकल 300। आप जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, जो ऊपर वाला टर्म है नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेडिकल 28 इंटू रेडिकल 400 डिवाइड 25.26। तो कीप इन माइंड 25.6 विल बी कैंसिल आउट। यहाँ पर 25.6 ये है और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करें, तो अभी हमारे पास जो रिमेनिंग सेक्शन है वो ये है। आप इसको सॉल्व करें, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इनको रिमूव कर लें, ठीक है, इनको रिमूव कर लेते हैं। क्या है, ये है रेडिकल, इनको हम कंप्लीट लिख लेते हैं, ठीक है, कंबाइन करके ये हीलियम अपॉन में नाइट्रोजन, हम इनको कंबाइन लिखते हैं। क्या है हमारे पास 28 इंटू 400 अपॉन में 4 इंटू 300, हमने इनको कंबाइन लिख लिया है, ठीक है। तो कीप इन माइंड this double zero will be cancelled out, this 4 will be cancelled out, 3 at the 24। तो हमारे पास इनका आया है रेडिकल 8। रेडिकल 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो है ना 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 4 का रेडिकल क्या होगा 2। तो ये जवाब है हमारे पास 2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 1। तो दैट इज एक्चुअली रेशियो, ये हमारे पास रेशियो आ चुका है, ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह इसकी कैलकुलेशन हो सकती है, हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तो हम इसके थ्रू ये सारी कैलकुलेशंस ले सकते हैं। तो अब मैं सारी बातों को समराइज कर लूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको किस किस चीज़ को फोकस करना है, देन आफ्टर वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। तो मैंने इनिशियली डिस्कस ये किया कि डी ब्रोगली कहता है कि नेचर इज सिमेट्री, नेचर के पास क्या है सिमेट्री है। तो मैटर हमारे पास वेव भी हो सकता है और मैटर हमारे पास पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास फोटोन होता है वो वेव भी होता है, वो पार्टिकल तौर पर बिहेव करता है। जो वेव होता है चाहे वेव नेचर हो चाहे पार्टिकल नेचर हो, हम इसको मालूम कर सकते हैं बाय इट्स बिहेवियर, इसके बिहेवियर के थ्रू हम इसको मालूम कर सकते हैं। और बिहेवियर तभी मालूम होगा जब ये किसी चीज से इंटरेक्शन में आएगा। अगर ये इंटरेक्शन में आया, उसने परफॉर्मेंस की, रिफ्लेक्शन की परफॉर्मेंस की, रिफ्रेक्शन की, पोलराइजेशन की, डिस्पर्शन की, इट मीन दिस फोटोन एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ वेव। अगर ये परफॉर्म करता है इंटरेक्शन के दौरान, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, तो ये शो करेंगे लाइट की पार्टिकल नेचर को। हमने ये चीज पढ़ी और हमने ये चीज भी पढ़ी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ क्या है, उसका जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या है। और हमने ये चीज भी पढ़ी कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ, हाउ कैन यू डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ गैसेस, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डाई हो, चाहे पॉली हो। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, वी कैन डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ। और हमने शॉर्ट फार्मूला भी सारे डिस्कस कर लिए, ओके। Thus, I think that will be too much more about the de Broglie hypothesis. If you have any question, you are free to ask. Okay, viewers, thank you. See you next.